हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो का हम लोग का टॉपिक है वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क एनर्जी थ्योरम में हम लोग देखेंगे कि किसी सिस्टम पर होने वाले टोटल वर्क डन को हम लोग उसमें होने वाले काइनेटिक एनर्जी के चेंज से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वर्क एनर्जी थ्योरम हमें बताएगा कि वर्क डन बाय द ऑल द फोर्सेस ऑन द सिस्टम इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो यही है हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम, जिसमें कि हम लोग इसको प्रूव भी करेंगे। तो सबसे पहले इसके स्टेटमेंट को देखें। तो स्टेटमेंट इज दिस वन: द वर्क डन ऑन अ पार्टिकल बाय द नेट फोर्स। नेट फोर्स क्या है? तो रिजल्टेंट फोर्स। अगर किसी सिस्टम पर दो या दो से ज्यादा फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं तो उन सारे फोर्सेस को आप वेक्टोरियली ऐड करेंगे। तो वेक्टोरियली आप ऐड करेंगे, यू विल गेट रिजल्टेंट फोर्स, वही होगा नेट फोर्स। तो उस पर जो रिजल्टेंट फोर्स है उसके द्वारा जो होने वाला वर्क डन है, दैट वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो यही है वर्क एनर्जी थ्योरम का स्टेटमेंट। और हमारा वर्क डन ऑन अ पार्टिकल के जगह पर सिस्टम भी हो सकता है, और उस सिस्टम के अंदर में मोर देन वन और टू ऑब्जेक्ट्स या पार्टिकल्स लाई कर सकते हैं। तो हम लोग इसको प्रूफ करेंगे पार्टिकल्स के लिए। तो इसको प्रूफ करने से पहले कंसीडर करते हैं कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m, और उसका जो इनिशियल स्पीड है वो है u। और इस पर हम लोग एक फोर्स अप्लाई करेंगे, और उस फोर्स के कारण क्या होगा? सपोज करिए अगर आपने फोर्स अप्लाई किया इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स इनिशियल स्पीड, तो ऑफ कोर्स इसका जो वेलोसिटी होगा वो फोर्स के डायरेक्शन में इंक्रीज होगा। तो कुछ देर के बाद ये कुछ डिस्टेंस कवर करके, लेट अस सपोज कि ये डिस्टेंस एस एस डिस्टेंस कवर करता है, और उसके बाद इसका जो वेलोसिटी हो जाता है वो हो जाता है v। शुरुआत में इसका इनिशियल स्पीड था u, और इस फोर्स को मैंने अप्लाई किया अफकोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ इनिशियल स्पीड। लेकिन वर्क एनर्जी थ्योरम किसी भी कंडीशन में अप्लाई कर सकते, चाहे फोर्स किसी भी तरह से अप्लाई हो। तो अगर मैंने यहाँ पर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाई, इनिशियल स्पीड फोर्स अप्लाई किया है, तो आप देखेंगे कि इसका जो स्पीड होगा वो बढ़ जाएगा। तो ये u से इंक्रीज होकर के ये बढ़ के हो गया v। और इस ड्यूरेशन में इसने जो डिस्टेंस कवर किया है, दैट डिस्टेंस इज s। तो ये हमारा सिचुएशन है। और हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है वर्क डन बाय द नेट फोर्स। तो ये जो मैंने फोर्स अप्लाई किया, इस फोर्स के द्वारा जो वर्क हो रहा है, वर्क डन बाय दिस फोर्स, ये हमें फाइंड करना है। तो आप बोलोगे सर फोर्स एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, तो वर्क डन कैसे होगा? तो वर्क डन होगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, जस्ट इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि आपको फॉर्मूला पता है वर्क डन का क्या होता है, एफ डॉट एस। यहाँ पर F का मैग्नीट्यूड, S का मैग्नीट्यूड, और दोनों के बीच का एंगल चूंकि सेम है, दैट इज cos 0 डिग्री, और cos 0 हमारा 1 होता है, सो सिंपली इट इज Fs। ये हमारा वर्क डन हो गया, वर्क डन बाय दिस फोर्स ऑन विच, तो ऑन दिस ऑब्जेक्ट ऑफ मास m। अब इस S को हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, रिलेट भी कर सकते हैं, किसके साथ? तो U के साथ, V के साथ, S के साथ। तो सबसे पहले फोर्स, फोर्स के लिए आप न्यूटन सेकेंड लॉ से आप जानते हैं कि फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स के जगह पर देखिए हम लोग लिख सकते हैं m इंटू ए, और S को एज इट इज मैंने लिखा। अब इस ए एस को रिलेट करना है, तो रिलेट करने के लिए एक फेमस काइनेमेटिक्स का फॉर्मूला है, दैट इज v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अगर मैं बोलूं फाइंड ए, तो अगर ए को आप फाइंड करेंगे तो मैं स्टेप वाइज कर देता हूं। तो आप बोलेंगे बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। क्या किया मैंने? इस प्लस यू स्क्वायर को
राइट साइड से लेफ्ट साइड ले गया तो ये हो गया प्लस यू स्क्वायर से ये माइनस यू स्क्वायर हो गया। नाउ व्हाट इज ए? तो ए निकालना है तो इस 2s से क्या करेंगे, इधर डिवाइड कर देंगे। सो ए इज व्हाट? ए का वैल्यू निकला बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2s। इस ए को हम लोग पुट कर देंगे किसमें, तो यहाँ पर जो आपके पास m इंटू ए है, इसमें हम लोग ए के लिए क्या यूज करेंगे, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2s। तो ये हम लोग यहाँ पर अगर पुट कर दें तब आपको मिलेगा बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2s, और इसे s से मल्टीप्लाई कर देंगे तो देख सकते हैं कि s कैंसल हो गया, और इसे आप सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं हाफ एम भी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। अब अगर मैं पूछूं कि व्हाट इज हाफ एम बी स्क्वायर, तो आपने काइनेटिक एनर्जी में पढ़ा है कि अगर फाइनल स्पीड अगर v है तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो होगा हाफ एम वी स्क्वायर, और शुरुआत में अगर उसका स्पीड u है तो जो शुरुआत का इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगा वो होगा हाफ एम यू स्क्वायर। तो यहाँ पे हाफ एम बी स्क्वायर करस्पॉन्ड्स कर रहा है फाइनल काइनेटिक एनर्जी के, और जो हाफ एम यू स्क्वायर है वो करस्पॉन्ड कर रहा है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को। मतलब ये जो वर्क डन है, दिस वर्क डन, ये पूरा टर्म बेसिकली इक्वल है किसके, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो फाइनली यही है हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम, जिसमें हमने निकाला कि वर्क डन बाय द रिजल्टेंट फोर्स। तो ऑफ कोर्स ये नेट रिजल्टेंट फोर्स के थ्रू जो वर्क डन है ये इक्वल होता है किसके, इक्वल होता है तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के, के एफ माइनस के आई, जिसको कि हम लोग डेल्टा के भी बोल सकते हैं। डेल्टा के करस्पॉन्ड्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो यही हमारा प्रूफ है वर्क एनर्जी थ्योरम का। तो जैसा कि हमने देखा है वर्क डन बाय द नेट फोर्स हमने निकाला एफ इंटू एस से। एफ के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं व्हाट, मास इंटू एक्सेलरेशन, और एस के जगह पर एस, क्योंकि न्यूटन सेकेंड लॉ का ये फॉर्मूला होता है एफ इज इक्वल टू एम ए। और ए के जगह पर होप सभी को समझ में आ गया होगा कि वाई वी आर राइटिंग ए इज इक्वल टू भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2s, और यहाँ से s कैंसल हो जा रहा है तो आपको ये फॉर्म मिल रहा है, और इसी को हम लोग सिंपल वे में हाफ एम बी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर लिखते हैं। हाफ एम बी स्क्वायर जैसा कि पहले हमने डिस्कस किया, हाफ एम बी स्क्वायर क्या है, तो ये है फाइनल काइनेटिक एनर्जी है, और हाफ एम यू स्क्वायर क्या है, तो ये है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो ये हमारा प्रूफ हो गया वर्क एनर्जी थ्योरम का, जिसमें हमने देखा कि वर्क डन बाय ऑल रिजल्टेंट फोर्स दैट इज नेट फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। मतलब एक्सटर्नल फोर्स उस पर जो भी वर्क कर रहा है वो उसके काइनेटिक एनर्जी में चेंज लाता है। अब ये चेंज पॉजिटिव भी हो सकता है निगेटिव भी हो सकता है। कब पॉजिटिव और कब निगेटिव होगा, अगर वर्क डन पॉजिटिव है तो ये चेंज भी पॉजिटिव होगा। जैसे कि प्रीवियस फिगर में आपने देखा है कि जो हमने फोर्स अप्लाई किया, हमने फोर्स अप्लाई किया इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स इनिशियल स्पीड, जिधर ये जा रहा था उसी डायरेक्शन में मैंने फोर्स अप्लाई किया, तो वो फोर्स के डायरेक्शन में ही इसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया। तो ये जो वर्क डन बाय द फोर्स हमने निकाला ये पॉजिटिव वर्क डन है। अगर ये वर्क पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव वर्क क्या करेगा, इसके काइनेटिक एनर्जी में चेंज लाएगा, और वो चेंज पॉजिटिव होगा, मतलब ये इसके काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करेगा, बढ़ाएगा। लेकिन यही फोर्स को अगर मैं अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करता, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इनिशियल स्पीड, तो ये इसके स्पीड को घटाता, रिटार्ड करता, निगेटिव एक्सेलेरेशन देता। एज ए रिजल्ट हमें जो वर्क डन मिलता वो निगेटिव मिलता, और निगेटिव वर्क डन के केस में आपका काइनेटिक एनर्जी घटता, डिक्रीज होता। तो ये सब कुछ कॉमन सेंस है जो कि आप अपने डे टू डे लाइफ के सिचुएशन को के साथ इसको रिलेट करके आसानी से समझ सकते हैं। जैसे मैं एक और एग्जांपल लूं, जैसे सपोज करिए एक
ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है और इसे आप ड्रॉप कर रहे हैं, इसे नीचे गिरा रहे हैं, तो ग्रेविटी इस पर किधर काम कर रहा है, तो नीचे की तरफ काम कर रहा है mg। और सपोज करिए ये डिस्प्लेस होता है बाय डिस्टेंस h। तो अगर मैं पूछूं व्हाट इज द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, तो आप बोलोगे सर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है mg और इसको ये डिस्प्लेस कर रहा है h डिस्टेंस से, सो दिस वन इज द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो काइनेटिक एनर्जी थ्योरम बोलता है कि वर्क डन बाय ऑल रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सपोज करिए शुरुआत में जब मैंने इसे ड्रॉप किया था, तो जब अगर आप ड्रॉप करेंगे किसी चीज को तो उसका जो स्पीड होगा वो 0 होगा, और ग्राउंड से टकराने के बाद फिर उसका वेलोसिटी चेंज होगा, बट बिफोर कोलाइडिंग विथ द ग्राउंड, ग्राउंड से टकराने से जस्ट पहले मैं एज्यूम कर रहा हूं कि अगर इसका वेलोसिटी b है तो क्या होगा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी इस कंडीशन में जो इसका फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगा वो होगा हाफ m v स्क्वायर। और शुरुआत में जब इसका स्पीड था u इज इक्वल टू 0, उस समय अगर मैं बोलता हूं इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, तो आप बोलेंगे हाफ m 0 होल स्क्वायर दैट इज 0। और अगर यहाँ मैं वर्क एनर्जी थ्योरम आपको अप्लाई करने बोलूं, तो आपको अप्लाई करना है वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही फोर्स एक्ट कर रहा है, दैट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स, और उसका जो वर्क डन है वो वर्क डन अभी हमने निकाला है mgh। और वर्क एनर्जी थ्योरम बोलता है कि दिस वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक चेंज, चेंज का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल वैल्यू क्या है, तो फाइनल वैल्यू है हाफ एम बी स्क्वायर, ये है हमारा फाइनल वैल्यू हाफ एम बी स्क्वायर। और इनिशियल वैल्यू क्या है, तो इनिशियल वैल्यू 0 स्क्वायर था, तो हमने देखा कि एम जी एच का वैल्यू हो जाएगा हाफ एम बी स्क्वायर। और अगर m से m को मैं कैंसिल कर दूं और इसको सॉल्व करूं, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन जब आप करेंगे तब आपको v का वैल्यू मिल जाएगा √2gh। और अगर सिंपल काइनेमेटिक से भी अगर इस चीज को अगर आप निकालते हैं, व्हाट इज द वेलोसिटी जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग विद द ग्राउंड आफ्टर कवरिंग डिस्टेंस h, तो वहां से भी आपको v इज इक्वल टू √2gh ही मिलेगा। बोलोगे सर कैसे, तो आप वहां पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। और यहाँ पे इस सिचुएशन में इनिशियल स्पीड क्या है, तो इनिशियल स्पीड 0 है। 2a, एक के जगह पर g यूज करेंगे और कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो h कर रहा है, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू दिस वन, सो v इज इक्वल टू √2gh। तो चाहे आप वर्क एनर्जी थ्योरम यूज करें या काइनेमेटिक्स के इक्वेशन का यूज करें, इन ऑल केसेस यू विल गेट द सेम रिजल्ट। आप कोई भी अप्रोच से फॉलो करेंगे फाइनल रिजल्ट विल बी सेम। हाँ, आपका अप्रोच सही होना चाहिए। तो होप आप समझ पा रहे होंगे कि वर्क एनर्जी थ्योरम को किस तरह से हम लोग डे टू डे के सिचुएशंस में अप्लाई कर सकते हैं। तो फाइनल स्टेटमेंट को आप लोग ध्यान रखेंगे कि वर्क एनर्जी थ्योरम का फाइनल स्टेटमेंट है वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस। ऑल फोर्सेस, ये ऐसा नहीं कि सिर्फ कोई एक फोर्स आप ले रहे हो, उस पर जितना फोर्स एक्ट हो रहा है उन सारे फोर्सेस का वर्क डन, work done by all the forces is equal to change in kinetic energy delta k, that is final kinetic energy minus initial kinetic energy। ये चीज आपको निकालना है। तो ये है हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम का स्टेटमेंट और हमने इसका प्रूफ देखा। चलिए अब हम लोग इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करें। यहाँ पर के एफ और के आई क्या था, तो ऑफ कोर्स जैसा कि सिंबल है के एफ में एफ फाइनल है और आई जो है के आई में आई इनिशियल है। तो के एफ करस्पॉन्ड्स कर रहा था फाइनल एनर्जी को, के आई करस्पॉन्ड्स कर रहा था इनिशियल एनर्जी को, और के एफ माइनस के आई जो है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को करस्पॉन्ड कर रहा है। तो इस तरह से हमारा थ्योरम जो है वो प्रूव्ड हो चुका है। लेकिन इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम लोग को डिस्कस करना है। पहला पॉइंट है कि this theorem is not only applicable to a single particle but also for a system। मतलब अगर कोई पार्टिकल है उसके लिए तो आप अप्लाई करेंगे ही, साथ ही साथ अगर कोई सिस्टम है एंड योर सिस्टम में कंटेन्स मेनी पार्टिकल्स मेनी ऑब्जेक्ट, तो सिस्टम के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक पार्टिकल में ही आप अप्लाई करेंगे। आपके पास अगर मोर देन वन पार्टिकल्स का सिस्टम है तो उस सिस्टम में भी अप्लाई कर सकते हैं आप।
तो दिस थ्योरम इज एप्लीकेबल इन ऑल सिचुएशंस। दूसरा पॉइंट हम लोग देखेंगे, व्हेन इट इज अप्लाइड टू द सिस्टम ऑफ टू और मोर पार्टिकल्स, जब आप दो या दो से ज्यादा पार्टिकल के सिस्टम के लिए इस थ्योरम को अप्लाई करते हैं, देन द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम, तो उस कंडीशन में आपको चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम निकालना होगा, और वो इक्वल होगा वर्क डन ऑन द सिस्टम बाय एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल फोर्सेस। उस सिस्टम पे अंदर में भी कोई फोर्स लग सकता है, बाहर में भी कोई फोर्स लग सकता है, तो इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल जितने फोर्सेस हैं उन सारे फोर्सेस के थ्रू होने वाले वर्क डन का जो सम होगा वो इक्वल होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा। तो ये सेकेंड पॉइंट है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वर्क एनर्जी थ्योरम में सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स के कारण ही नहीं, बल्कि एक्सटर्नल प्लस इंटरनल जितने फोर्सेस हैं उन सारे फोर्सेस के थ्रू जो वर्क होता है वो वर्क इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है। सो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, और ऑल फोर्सेस में एक्सटर्नल भी आ गया एज वेल एज इंटरनल भी आ गया, तो ये हो जाता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालने आपको आता है, दैट इज फाइनल माइनस इनिशियल। कभी भी चेंज अगर हम लोग निकालें किसी भी चीज का, तो फाइनल में से इनिशियल को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे। चलिए एक और लास्ट पॉइंट को देखें, वर्क एनर्जी थ्योरम इज आल्सो एप्लीकेबल टू अ सिस्टम अंडर द एक्शन ऑफ वेरिएबल फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो यहाँ पर देखिए वर्क एनर्जी थ्योरम वेरिएबल फोर्स के लिए भी एप्लीकेबल है। वेरिएबल फोर्स का एक एग्जांपल, जैसे कि आप स्प्रिंग को इलोंगेट करते हैं, तो जैसे जैसे इसका लेंथ बढ़ता है वैसे वैसे आपको फोर्स का मैग्नीट्यूड में भी इंक्रीज करना पड़ता है। तो वो कैसा स्प्रिंग फोर्स, जिसको कि हम लोग F इज इक्वल टू के एक्स से जानते हैं, तो जैसे जैसे x चेंज होगा ये स्प्रिंग फोर्स भी चेंज होगा। तो दिस वन इज अ वेरिएबल फोर्स। तो वेरिएबल फोर्स के थ्रू भी अगर कोई वर्क डन आप निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर भी वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस करके आप चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लगा सकते हैं, ये यहाँ भी अप्लीकेबल है। नेक्स्ट आप देख पा रहे कंजर्वेटिव फोर्स एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है? कंजर्वेटिव फोर्स होता है वैसा फोर्स जिसमें कि एक क्लोज्ड लूप में किया गया वर्क डन जीरो हो। सपोज करिए किसी ऑब्जेक्ट को आपने ऊपर फेंका, फिर वो वापस लौट गया, तो क्या हुआ, ग्रेविटी ने ऊपर जाने में, सपोज करिए h हाइट से अगर आपने इसे ऊपर गया है, तो ग्रेविटी ने इस पर जो काम किया होगा, ग्रेविटी ने इस पे फोर्स लगाया होगा नीचे, दैट इज mg, और इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा h। तो उसका जो वर्क डन होगा वो होगा माइनस mgh। और रिटर्न जर्नी में फिर से फोर्स का वैल्यू तो सेम डाउनवर्ड ही रहा होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट h, इस बार फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम रहा होगा। तो दोनों को अगर हम कंबाइन कर दें तो प्लस mgh ये कैंसिल होकर के जीरो हो जा रहा है। मतलब कोई भी सिस्टम में अगर क्लोज्ड लूप अगर है हमारा, मतलब जाने के बाद आने के बाद अगर वापस उसी पॉइंट पर आ जाता है, तो उसको हम लोग कहेंगे कि ये क्लोज्ड लूप है। तो अगर क्लोज्ड लूप में वर्क डन बाय द फोर्स अगर जीरो हो, तो उन सारे फोर्सेस को हम लोग कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। और ये कंजर्वेटिव फोर्स कौन कौन सा है? जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, ये सब कंजर्वेटिव फोर्स के एग्जांपल्स हैं। इसी तरह से स्प्रिंग फोर्स इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। इसमें भी सपोज करिए स्प्रिंग को आप इलोंगेट करते हैं, फिर ये कंप्रेस होकर के अगर सेम पॉइंट पर आ जाता है, तो स्प्रिंग के थ्रू किया गया वर्क डन जीरो हो जाएगा। तो वैसे फोर्सेस जिसमें कि क्लोज्ड लूप में वर्क डन जीरो हो, उसे हम लोग कंजर्वेटिव फोर्सेस कहते हैं। अब बोलोगे सर नॉन कंजर्वेटिव किसे कहेंगे? तो जस्ट इसका उल्टा। नॉन कंजर्वेटिव में क्लोज्ड लूप में जो वर्क डन होगा, वर्क डन इन क्लोज्ड लूप, वो जीरो नहीं होगा। तो जीरो नहीं होगा तो उन सारे फोर्सेस को हम लोग नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कहेंगे। तो इसके एग्जांपल में हम लोग फ्रिक्शनल फोर्स को देखते हैं कि फ्रिक्शन जाते समय और आते समय जो भी फोर्स अप्लाई करता है, तो दोनों को सम अप करने पर जीरो नहीं होता है। तो कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जांपल नहीं है हमारा फ्रिक्शन फोर्स।
तो इसे हम लोग आगे भी देखेंगे, कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स को। चलिए तो आगे बढ़े, ये 3 पॉइंट्स जो कि आपको इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स को बनाने में मदद करेगा। तो अब इस पर बेस्ड कुछ एप्लीकेशंस को डिस्कस करें। इस एप्लीकेशंस को देखने के बाद इस पर बेस्ड क्वेश्चंस को आप आसानी से बना पाएंगे। जैसे कि पहला एग्जांपल्स हम लोग देख रहे हैं, अ पार्टिकल ऑफ मास m इज थ्रोन वर्टिकली अप। एक पार्टिकल को हम लोग ऊपर की तरफ फेंकते हैं विथ स्पीड u स्पीड से फेंक रहे हैं। अब आपको नेग्लेक्ट करना है एयर फ्रिक्शन एंड वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स एज, आपको सिर्फ नेग्लेक्ट करना है वर्क डन बाय एयर फ्रिक्शन। एयर फ्रिक्शन उस पर जो फोर्स अप्लाई कर रहा है और ऑफ कोर्स उसका जो करस्पॉन्डिंग वर्क डन होगा वर्क डन बाय एयर फ्रिक्शन, उसको इग्नोर करना है। और आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स एज पार्टिकल रीचेस इट्स मैक्सिमम हाइट। तो पार्टिकल अगर मैक्सिमम हाइट पर रीच करे तो उस समय हमें फाइंड करना है वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। तो क्या सिचुएशन है, सिचुएशन ये है कि एक पार्टिकल m मास का है, इसको हम लोग ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं विथ स्पीड u। तो जब ये ऊपर मैक्सिमम हाइट पर रीच कर जाता है, लेट ये h हाइट अटेन करता है, तो हमको फाइंड करना है वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। सो देयर आर मेनी वेज टू सॉल्व इट। तो पहले तो फाइंड करें व्हाट इज h, और विदाउट एच फाइंड किए भी आप फाइंड कर सकते हैं कि जब मैंने इसे फेंका था तो उस समय इसका स्पीड है u, और जब ये मैक्सिमम हाइट पर रीच किया होगा, इसका मतलब है मैक्सिमम हाइट पर इसके पास ऊपर जाने की कैपेसिटी खत्म हो गई होगी। मतलब फाइनली जो इसका जो स्पीड होगा वो 0 मीटर पर सेकेंड हो गया होगा, और इनिशियली इसका स्पीड है u मीटर पर सेकेंड। और अगर यहाँ पर हम लोग, देर आर टू वेज टू सॉल्व इट, हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम का यूज करेंगे। तो वर्क एनर्जी थ्योरम बोलता है कि इस पर लगने वाला जितना फोर्स है उन सारे फोर्सेस का वर्क डन होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो इस सिस्टम पर क्या क्या फोर्स लग रहा है, तो पहला तो फोर्स लग रहा है ग्रेविटी इसे नीचे की तरफ खींच रही है, और वो फोर्स क्या होगा, तो इसका वेट दैट इज mg। इसके अलावा क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है, नेग्लेक्ट कर दीजिए एयर फ्रिक्शन को। तो अगर एयर फ्रिक्शन को आप नेग्लेक्ट कर दे रहे हैं, इट मींस इसके जर्नी में एयर फ्रिक्शन के अलावा सिर्फ ग्रेविटी ही फोर्स अप्लाई कर रहा है। तो ग्रेविटी फोर्स अप्लाई कर रहा है नीचे की तरफ, और ये मूव कर रहा है ऊपर की तरफ। तो फिगर से भी आप आसानी से देख सकते हैं कि ये जो वेट है इसका, इसके मोशन को सपोर्ट नहीं कर रहा है, अपोज कर रहा है। तो अगर इसके मोशन को अपोज करे तो वर्क डन क्या होगा, तो वर्क डन होगा निगेटिव। अभी हम लोग निकालेंगे, देखेंगे कि इसका वैल्यू निगेटिव आएगा। बहुत बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पॉजिटिव निगेटिव दोनों ऑप्शन रहेंगे। तो आपको अगर सेलेक्ट करने में दिक्कत हो कि पॉजिटिव में सेलेक्ट करें या निगेटिव में, तो वहां पर सिंपली अपना कॉमन सेंस अप्लाई करिए और देखिए कि फोर्स जो है वो फोर्स मोशन को सपोर्ट कर रहा है या अपोज कर रहा है। अगर सपोर्ट करे तो पॉजिटिव वर्क डन होगा, और अगर अपोज करे तो निगेटिव वर्क डन होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ग्रेविटी इसको नीचे की तरफ खींच रहा है, लेकिन ये जा रहा है ऊपर की तरफ। तो इसका मतलब अपोज कर रहा है, अपोज कर रहा है तो निगेटिव वर्क डन होगा। अब वर्क डन निकालेंगे कैसे, तो वर्क एनर्जी थ्योरम हमें बताता है कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है, दैट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा, के एफ माइनस के आई। के एफ क्या है, तो फाइनली आप देख सकते हैं फाइनली तो इसका काइनेटिक एनर्जी जीरो है, सो के एफ इज जीरो। और के आई क्या है, तो के आई इनिशियल स्पीड अगर u है तो के आई इज इक्वल टू हाफ एम यू स्क्वायर। तो के आई के जगह पे आप लिखेंगे हाफ एम यू स्क्वायर। तो जीरो माइनस हाफ एम यू स्क्वायर सॉल्व करोगे यू विल गेट माइनस हाफ एम वी स्क्वायर। सॉरी, यहाँ पर इनिशियल स्पीड u ना होकर के ऑफ कोर्स u है, सो दिस इज माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। तो ये हमारा वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। तो यही हमें निकालना था, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। सो दिस वन इज द वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, दैट इज हाफ माइनस हाफ एम यू स्क्वायर।
चलिए अब एक और एग्जांपल्स को हम लोग देखते हैं। अ ब्लॉक ऑफ मास m स्लाइड्स डाउन अ frictionless smooth incline of inclination theta to the horizontal. If h is the height of incline, the velocity with which the body reaches the bottom of the incline is. तो यहाँ पर हमारा कुछ इस तरह का सिचुएशन है। एक आपके पास एक ब्लॉक है जिसका कि मास है m। ये ब्लॉक है जिसका मास है m और ये स्लाइड कर रहा है। किस पे स्लाइड कर रहा है? तो एक फ्रिक्शन लेस, इस इन दोनों के बीच जो घर्षण है वो घर्षण नहीं है, दैट इज फ्रिक्शन लेस स्मूथ इंक्लाइन प्लेन पर। और इसका इंक्लिनेशन कितना है? तो थीटा है। इस पर ये नीचे की तरफ स्लाइड कर रहा है। तो ऊपर तो स्लाइड कर नहीं सकता है, नॉर्मल वे में नीचे ही स्लाइड करेगा। ऊपर स्लाइड करने के लिए आपको एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना होगा। नॉर्मली ये नीचे की तरफ स्लाइड कर रहा है। और यहाँ इसका जो हाइट है, दिस वन इज द h इज द हाइट। तो आपको पता करना है कि ये जब ग्राउंड से टकराएगा तो उस समय इसका जो वेलोसिटी होगा, व्हाट इज द वेलोसिटी, ये वेलोसिटी फाइंड करना है आपको। तो यहाँ पर भी वर्क एनर्जी थ्योरम का यूज करके हम लोग काफी इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए, वर्क एनर्जी थ्योरम हमें बताता क्या है? वर्क एनर्जी थ्योरम बताता है कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, बस यही इसके साथ है कि ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक क्या होगा? तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। फाइनली क्या है? तो फाइनली अगर ये भी होता तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी होता हाफ एम वी स्क्वायर। और इनिशियली तो मैंने जस्ट इसे स्टार्ट ही किया है, तो इनिशियल स्पीड इसका 0 है। सो दिस इज हाफ एम 0 स्क्वायर। तो ये दिस वन। अब वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, तो पहले तो ये पता करें कि कौन कौन सा फोर्स अप्लाई हो रहा है इस पे। तो पहला फोर्स नॉर्मल अप्लाई हो रहा है, और दूसरा फोर्स mg अप्लाई हो रहा है। और जब ये यहाँ पहुंच जाता है तब हम लोग देख रहे हैं कि इसमें कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो mg के कारण इसमें जो डिस्प्लेसमेंट है वो h हाइट से नीचे आया है y डायरेक्शन में। तो इसका जो वर्क डन होगा, दैट वर्क डन विल बी mg इंटू एच। यहाँ पर हम लोग पॉजिटिव लिख रहे हैं, वाई पॉजिटिव, क्योंकि mg का डायरेक्शन देखिए और इसका जो डिस्प्लेसमेंट है इन वाई डायरेक्शन, नॉट अलोंग इंक्लाइन प्लेन, सिर्फ वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट हम बोल रहे हैं, क्योंकि ये इसको वाई डायरेक्शन में, mg जो है वाई डायरेक्शन में इसे नीचे ले जा रहा है। तो mg इंटू एच हो जाएगा वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्सेस। और ये नॉर्मल फोर्स क्या कर रहा है? तो इसका डिस्प्लेसमेंट देखिए अलोंग इंक्लाइंड प्लेन है और नॉर्मल फोर्स इस पर परपेंडिकुलरली एक्ट हो रहा है। तो परपेंडिकुलरली एक्ट होने के कारण नॉर्मल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और दोनों के बीच का एंगल हो जाएगा cos 90, दैट इज 0। तो इस पर यही फोर्स लगेगा, दैट इज mgh। और ये इक्वल हो गया हाफ एम भी स्क्वायर के। तो यहां से आप m को कैंसिल कर देंगे और भी स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 2gh, और v का वैल्यू हो जाएगा रूट अंडर 2gh। इन दिस वे यू कैन सॉल्व इट। तो हमें पता चल गया व्हाट इज v। v इज इक्वल टू रूट अंडर 2gh। ये प्रोसेस है, इसी प्रोसेस से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। यू कैन सॉल्व इट बाय अनदर मेथड ऑल्सो, कि आप एक्सेलरेशन फाइंड कर लें। एक्सेलरेशन फाइंड करके भी आप वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। तो आप अगर एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं तो एक्सेलरेशन हमारा और ये, तो उस मेथड को भी चलिए हम लोग देखते हैं कि अगर कोई काइनेमेटिक्स के यूज करके अगर इसको सॉल्व करें तो वो कैसे सॉल्व करेंगे। वो बोलेंगे कि जी जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है, और ये जी है तो इस जी का दो कंपोनेंट होगा, एक इंक्लाइन प्लेन के अलोंग इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में। तो ये जो वैल्यू है व्हाट इज दिस वन, तो ये वैल्यू हम लोग आसानी से फाइंड कर सकते हैं कि इस ट्रायंगल में देखिए ये थीटा है, ये 90 है। तो ये क्या होगा? दिस वन इज 90 माइनस थीटा। तो मतलब ये क्या होगा? ये हो गया थीटा।
तो जी का इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा दैट इज जी कॉस थीटा, और इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा दैट इज जी साइन थीटा। सिमिलरली ये जो एच है, तो इफ यू नो दिस एच, तो ये जो डिस्टेंस होगा लेट इट एस, तो आप यहाँ पर बोल सकते हैं कि सर इस ट्रायंगल में साइन थीटा का वैल्यू होगा एच बाई एस। ये h is what? h is perpendicular and s is hypotenuse. So sin theta is h by s. तो यहाँ से आप s निकाल सकते हैं। s is what? h by sin theta. That is called h sin का रिवर्स होता है cosec theta. अब देखिए कैसे हम लोग फाइंड करते हैं। हमारे पास काइनेमेटिक्स का इक्वेशन है बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इनिशियली इट इज 0, तो यू स्क्वायर दैट इज 0 स्क्वायर प्लस 2a, ए के जगह पर लिखेंगे इन दिस डायरेक्शन a इज व्हाट? a इज जी